तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आज है 15 दिसंबर 2023। आज जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ ये इसके मैं कई सारे पार्ट्स 4 या 5 में अपलोड करूँगा और इस क्लास में आप आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीने में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। 2024 का आईएएस, 2024 का पीसीएस, इसके अलावा 2024 में जुलाई अगस्त तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के नज़रिए से। तो करंट अफेयर्स में लास्ट में जब आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या छोड़ें क्या पढ़ें और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो सारी समस्याएं मैं आपकी सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनका निचोड़ मैं आपको एक साथ दे सकूं। ये क्विक रिवीजन क्लास है, मैं तेज़ी से बोलूँगा ताकि आपको यूट्यूब पे वीडियो की स्पीड बनाने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत कम समय में आपका अपने एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ध्यान से सुनिए, आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वही आपके लिए नोट्स का काम करेगा। चलें फिर शुरू करें। तो प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। मोहम्मद मुइजू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, ठीक है ना। सामिया सुलू हसन तंजानिया की राष्ट्रपति हैं जो पिछले कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर आई और भारत की यात्रा पर जब आई तो इन्हें जेएनयू ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। तो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली ये पहली महिला हैं, सामिया सुलू हसन तंजानिया के राष्ट्रपति। इन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस उन दोनों की मेंबरशिप ली, यानी कि तंजानिया उन दोनों का सदस्य बन गया। चमन लाल ये पहले ब्रिटिश इंडियन सिख हैं जो इंग्लैंड में किसी शहर के मेयर बने, बर्मिंघम के मेयर बने। और इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा भारतीय जो रहते हैं वो बर्मिंघम में ही रहते हैं, आपको पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं। श्री रविशंकर जो हैं उनके नाम पर यूएसए के 2 शहर हैं, मैरीलैंड और टेक्सास। 2 स्टेट हैं यूएसए के, मैरीलैंड और टेक्सास। इन दोनों ने इनके जन्मदिन को श्री रविशंकर दिन के रूप में मनाने का फैसला किया है। आर वेंकटरमणी भारत के समय क्या हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं महान्यायवादी, हाँ यस, अटॉर्नी जनरल इस समय भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं। इसके अलावा नोहेला बेनाजिना ये मोरक्को की फुटबॉलर हैं। नोहेला बेनाजिना ये पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं जो हिजाब पहन करके फुटबॉल खेलने उतरी। स्टुअर्ट ब्राड इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, ये इन्होंने क्रिकेटर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। कुल 167 टेस्ट मैच इन्होंने खेले स्टुअर्ट ब्राड ने और जाते जाते इन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया कि इन्होंने अपने मैच की जो आखिरी पारी थी उसमें एज ए बॉलर आखिरी गेंद पे 6 भी मारा और जो एज ए बैट्समैन इन्होंने अपनी मैच की आखिरी गेंद पर 6 मारा और एज ए बॉलर इन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर विकेट भी लिया। जस्टिस जी रोहिणी आयोग काफ़ी चर्चा में आपको रहा था, ये ओबीसी को आरक्षण देने के संबंध में है कि ओबीसी को जितना आरक्षण मिला है उस आरक्षण में से कितना आरक्षण किस जाति को, उस आरक्षण का फ़ायदा किस जाति को कितना मिला है। ओबीसी में विभिन्न जातियां हैं, इस आरक्षण का फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदा, कम फ़ायदा या नील फ़ायदा किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, इसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट देनी थी। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है वो 1 अगस्त 2023 को सौंपी है। चंद्रयान 3 के बारे में अभी मैं रुक के बात करूंगा, इसमें मुझे अभी कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप भारत में हुई थी, मद्रास में भारत में हुई है एशियन हॉकी चैंपियनशिप और इसको भारत ने जीता। और भारत ने किसको हरा करके जीता, मलेशिया को। भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं वह हैं हरमनप्रीत सिंह, उनकी कप्तानी में जीता है ये। चाहे वो ओलंपिक हो या एशियाड हो, सभी में हरमनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो कि मद्रास में भारत में हुई, भारत ने जीती मलेशिया को हरा करके। और मोटो पीजी ये बाइक रेस है, इंटरनेशनल जैसे कार रेस होती है बाइक रेस है, मोटो पीजी कहते हैं इसको। भारत में पहली बार ये हुई, कहाँ हुई, ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, कारो बाइक रेसिंग सर्किट है वहाँ पर। इसके अलावा 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था, जो आप कोविड लॉकडाउन लगा था ना, 22 मार्च 2030 को जनता कर्फ्यू हुआ था और 23 मार्च से फिर लॉकडाउन हो गया था 2020 में कोरोना की वजह से। संसद का विशेष सत्र इस बार जो बुलाया गया 18 सितंबर से बुलाया गया था, ध्यान रखना 18 सितंबर से संसद का इस बार, और उसमें केवल एक ही विधेयक पास हुआ, कौन सा, महिला आरक्षण विधेयक। अच्छा, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में यह है कि महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में
सर्वसम्मति से पास हुआ और लोकसभा में ये इसके विपक्ष में जो हैं 2 वोट पड़े, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIAM उसके थे, ठीक है ना। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ और लोकसभा में इसके विरोध में 2 वोट पड़े थे। महिला वयवंदन विधेयक नाम, क्या इसको महिला वंदन विधेयक नाम दिया गया ना, इसको महिला आरक्षण विधेयक को महिला वंदन विधेयक नाम दिया गया। कहाँ थे फिर? अच्छा, अब संसद का जो विशेष सत्र है 18 सितंबर को बुलाया गया इस बार। अच्छा, इस 18 सितंबर को जो पुराना संसद भवन था हमारा, उसमें सुबह में कामकाज हुआ, विदाई भाषण हुआ, और इसी 18 सितंबर को आफ्टरनून सभी सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया और अगले दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में विधिवत विधायी कामकाज शुरू हुआ, ठीक है ना। जो पुराना संसद भवन था उसको क्या नाम दे दिया गया है? संविधान सदन, है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा है? ये MSP। अच्छा, CACP बना था 1985 में, जिसकी सिफारिशों पर MSP जारी करती है सरकार। 22 फसलों के लिए MSP जारी करती है और इसी के लिए स्वामीनाथन आयोग बना था, जिसने कहा था किसानों को जो MSP है कम से कम उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। ओके, आगे चलें। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आप लोग जानते हैं ऐसे जिले जो विकास की धारा में अन्य जिलों के मुकाबले पिछड़ गए हैं, उनमें और बेहतर सुविधाएं देना, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, उनमें यानी कि जिलों का और तेज़ी से विकास करना। तो इस तरह के जिले जो कहलाते हैं आकांक्षी जिले कहलाते हैं। अब आकांक्षी ब्लॉक भी चल रहा है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो शुरू हुआ था सन 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। आपका उधम सिंह नगर भी इसी में आता है। बिग कैट अलायंस और अंतरिक्ष अन्वेषण संघ, इसका जो आह्वान किया था हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, जो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है, उसमें आह्वान किया था क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और अंतरिक्ष अन्वेषण संघ। आप लोग ये देख लेना कि जब आप फिर डिटेल में इसको आप स्टडी करें तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें किन किन बिल्ली प्रजाति की किन किन जातियों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण संघ और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यहाँ पर जो आह्वान किया मोदी जी ने ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आप लोग जानते हैं, जिन्हें कभी हम सीमांत गांव कहते थे। मोदी जी ने उनको प्रथम गांव कहा और फिर इनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम विधिवत जो शुरू हुआ है वो हुआ है 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में किविथु से। इस तरह के जो वाइब्रेंट विलेज हैं सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में। ये जो प्रोग्राम होगा चीन से, ये जो प्रोग्राम चल रहा है चीन की सीमा से जो हमारे स्टेट लगे हुए हैं उन पर है खास करके। कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इनमें ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो सीमांत प्रदेश है हमारे। खैर, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में किविथु से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। 10 अप्रैल 2023 को अमित शाह जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट विलेज जो है अरुणाचल प्रदेश में और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ये जो गाँव सबसे पहले जुड़ा है वो है माणा गाँव। ओके, ये माणा गाँव ही था जिसको सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रथम गांव की संज्ञा दी थी। PM श्री प्रधानमंत्री विद्यालयों के बारे में है ये। जो हमारे PM श्री जो योजना है, जो हमारे जो वर्तमान विद्यालय हैं उनमें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बेहतर तरीके से करना। अब इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है PM श्री, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। इस बार जो योग दिवस मनाया गया है वो 9वां था। इस बार जो योग दिवस था 21 जून को, वो 9वां था और उस समय मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर थे। तो UNO में मोदी जी के नेतृत्व में इस बार योग दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं, खूब चर्चा में रहा है। तो नया संसद भवन उसी का अंग है। नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है 22 मई 2023 को हुआ है। ये जो है इसको आप नज़दीक से देखेंगे तो ये षटकोण आकृति में है, लेकिन अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार आकृति में है। त्रिभुजाकार आकृति में इसलिए क्योंकि ये जो प्लॉट है वो तिकोना है, त्रिभुजाकार है। ये जो बना है, इमारत जो बनी है षटकोण के आकार की है, लेकिन अगर आप इसको दूर से पूरे प्लॉट को देखेंगे तो ये त्रिभुज के आकार का है। इसमें 3 द्वार हैं, जल, थल और नव द्वार। जानते हैं ना, जल, थल और नव द्वार। इसमें आपसे ये भी पूछेगा कि इसमें लोकसभा का डिज़ाइन किसके आकार पर है और राज्यसभा का डिज़ाइन किसके आकार पर है, अभी बताऊँगा मैं आपको।
जनधन योजना 22 अगस्त सन 2014 को पहली बार शुरू हुई। इसमें आप जो है बिना कोई पैसा दिए, है ना, बिना मिनिमम बैलेंस के आप इसमें खाता खोल सकते हैं, खाता चलेगा जनधन योजना में। पहले 100 रुपये से खाता खुलता था, अब आप इसका खाता फ्री में खोल सकते हैं। इसमें सुविधा क्या है कि आपको 2 लाख रुपए का बीमा इसमें मिलेगा, दुर्घटना बीमा अधिकतम 2 लाख रुपए तक का, और 10,000 रुपये आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके खाते में पैसे हैं या नहीं है, आप 10,000 रुपये ज़्यादा निकाल सकते हैं जनधन योजना में। इसमें इस समय 50 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा खाते जो हैं वो महिलाओं के, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खाते इसमें ज़्यादा है। जनधन योजना में वित्तीय समावेशन के लिए है ये। आपको अब होता है ना महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी, सवाल आ सकता है कि इस समय ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है, और उसको महारत्न का दर्जा मिलने के बाद अब भारत में 13 महारत्न कंपनियाँ हो गई। मज़े की बात 13 ही नवरत्न कंपनियाँ हैं, और सबसे नई नवरत्न कंपनी जो है वो है ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड। तो 13 नवरत्न 13 महारत्न हो गई हैं। नई महारत्न है ऑयल और नई नवरत्न है ONGC विदेश लिमिटेड। 5 मई को WHO ने घोषणा कर दिया कि अब कोविड जो है इंटरनेशनल आपात की श्रेणी में नहीं रहेगा, 5 मई को। फिर मैंने क्या लिखा होगा, हाँ 7 अक्टूबर, ये 70 जैसा दिख रहा है, मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में भूकंप आया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था उस भूकंप से हेरात था, और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी 6.3। 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा हुई थी। 8 नवंबर 2016 को आधी रात से फिर ये बंद हो गए थे। आगे चलें, इसको अभी बाद में जिक्र करूँगा। इसके बाद करते हैं, आपको पता होगा जो एक ट्रेन है कलकत्ता में, मेट्रो ट्रेन जो है वो हुगली नदी के नीचे 700 मीटर लंबी सुरंग बना करके गुजारी गई है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कलकत्ता मेट्रो जो है वो हुगली नदी के नीचे से गुजरी है। इसके अलावा हमारे देश में पहली वाटर मेट्रो कहाँ चली है, ऐसी नाव जिसमें मेट्रो जैसी फैसिलिटीज़ हैं और जो तेज़ी से एक से दूसरे द्वीप को या शहर को जोड़ रही है, उसको नाम दिया गया है वाटर मेट्रो। ये चली है केरल में, ठीक है ना। वाटर मेट्रो पहली बार हमारे यहाँ चली है केरल में। हमारे देश में सबसे पहली मेट्रो भी कलकत्ता में ही चली थी। रैपिड एक्स दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को तेज़ मेट्रो जैसी तेज़ जो रेलगाड़ियाँ हैं उनसे जोड़ने का प्रोजेक्ट है। इसकी जो शुरुआत हुई है दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ, इसको जोड़ने शुरुआत हुई है। यानी दिल्ली और उसके दिल्ली NCR जिसे कहते हैं ना, दिल्ली और उसके आसपास के छोटे बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जा रहा है रैपिड एक्स, ठीक है। मैंने लिखा है DG मेरठ, यानी कि दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ। ये बेन्नू एस्टेरॉयड है जहाँ से नासा का मिशन जो है धूल लेकर के लौटा है, बेन्नू के कुछ टुकड़े लेकर के लौटा है। बिपरजॉय इस साल का अरब सागर का पहला चक्रवात था। बिपरजॉय है अरब सागर का इस साल का पहला चक्रवात था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात हुआ था, और इस बिपरजॉय को बिपरजॉय नाम दिया था बांग्लादेश ने, है ना। अच्छा, UAE से अब सबसे ताज़ा जो देश है जिसके साथ हमने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है, वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी, ठीक है ना। अच्छा, IIT दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला है अबू धाबी में, ठीक है ना। UAE में अबू धाबी में IIT दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस जो है कि क्या है, कैंपस खोला है। भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश आता है वो नंबर 1 सिंगापुर रूट और नंबर 2 मॉरिशस। पहले कभी मॉरिशस होता था इस मामले में, अब जो है सिंगापुर है। तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश नंबर 1 सिंगापुर और नंबर 2 मॉरिशस। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नवा जो सदस्य बना है ईरान बना है। SCO में नवा सदस्य ईरान बना है। G20 में 21वां जो नया सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकी संघ, है ना, आप लोगों को पता ही होगा। ब्रिक्स में जो 6 नए देश जुड़े हैं, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और ईरान। आपको इनको जरूर याद रखना। SCO में आप आने वाले 6-7 महीने के एग्जाम में ये जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। SCO में नवा सदस्य जो है ईरान है। G20 में 21वां अफ्रीकी संघ है। ब्रिक्स में नए 6 सदस्य जुड़े हैं और 1, 2, 3, 4, 5 पहले थे, यानी कि ब्रिक्स में अब हो गए कुल 11 सदस्य। अर्जेंटीना, अरब, UAE, मिस्र और ईरान। इस बार जो था हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है, इस बार हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस था। जुंटा म्यांमार में जो सैनिक तानाशाही है उसने अपनी जो काउंसिल बना रखी है उसको नाम दिया जा रहा है जुंटा।
शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, और उइघुर मुस्लिम समस्या जो है वो चीन में है। रोहिंग्या म्यांमार में, उइघुर चीन में। ओके, अच्छा इधर देखें, सूडान में इस समय गृह युद्ध चल रहा है। आपसे सवाल पूछ सकता है, अफ्रीकी देश सूडान है, इसमें गृह युद्ध चल रहा है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश और हैं जहाँ पर तख्ता पलट की घटनाएं हुई हैं। सेना ने वहाँ के शासनाध्यक्ष को हटा दिया और कब्जा कर लिया सत्ता पे, इसे तख्ता पलट कहते हैं। बुर्किना फासो, गिनी, माली, नाइजर और गेवन, हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट तख्ता पलट हुआ है वो गेवन में हुआ है। अब भारत ने मालदीव को 2 गश्ती जहाज गिफ्ट किए हैं, बांग्लादेश को रेल के 20 इंजन गिफ्ट किए हैं, डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, 2023-24 की रबी सीजन के लिए जो गेहूं का एमएसपी घोषित हुआ है वो 2275 रुपये पर क्विंटल घोषित हुआ है, और इसके समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई के अनुसार आने वाले वर्ष 2023-24 में रहेगी 7.2% आरबीआई के अनुसार, और आरबीआई कह रहा है कि 2023-24 में ये 7.2% रहेगी और 2022-23 में रही 6.3%। ये अक्सर पूछा जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 में आरबीआई के अनुसार रही 6.3%, और आने वाले वर्ष में या जो चल रहा अभी है 2023-24 में रहेगी 7.2%, 63-72। ठीक है, आगे चलें। 2023-22 में आरबीआई के अनुसार हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्यों पर, एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है चालू मूल्य। अगर आप मुद्रास्फीति के साथ मिला करके आप किसी चीज़ को काउंट करें तो उसे कहते हैं करंट प्राइस या चालू मूल्य। तो स्थिर मूल्यों पर हमारी जो इस समय राष्ट्रीय आय है, और प्रति व्यक्ति आय है, वो है 98,374 रुपये, है ना, लगभग 1 लाख रुपये। अच्छा, 33+1 क्या लिखा होगा तो उसमें मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 33+1, 10+1 उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या। ठीक है ना, आगे चलें। प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये प्रोजेक्ट 75 वो है जो फ्रांसीसी कंपनी DCNS की सहायता से भारत में कुछ पनडुब्बियाँ बन रही हैं, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ बन रही हैं। प्रोजेक्ट 75 इसको कहते हैं, फ्रांस के सहयोग से या फ्रांसीसी कंपनी DCNS के सहयोग से ही बन रही हैं। इसमें पहली है INS कलवरी, दूसरी खंडेरी, फिर करंज, फिर बेला, बागीर, और सबसे अंतिम जो छठी जो है वह है बागशीर। इस बागशीर का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी जो गति है 2.8 मैक है, यानी कि ध्वनि की चाल से की तुलना में उसकी 2.8 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलती है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका हमने पहली बार निर्यात किया फिलीपींस को। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ओके, नाविक जो हमारा जो अपना जो GPS सिस्टम है, देसी GPS सिस्टम है जिसका नाम नाविक है, ठीक है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब इसमें आपको पता है 7 सैटेलाइट काम कर रहे थे, अब इसमें नया सैटेलाइट और भेजा गया है जिसको 2nd जनरेशन या 2G जनरेशन का सैटेलाइट कहा जा रहा है। हमारे सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। उस सैटेलाइट का जो नाम है NVS-07 है, NVS-07 या AVS-07 में अभी आपको इसके पार्ट में और क्लियर करूँगा, या तो NVS-07 है या AVS-07 है। ठीक है, गगनयान भारत का ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लेके जाएंगे और वापस भी लेकर के आएंगे। आदित्य L1 मिशन की बात अभी करेंगे। अच्छा, आपको पता है नोबेल प्राइज़ 2023 में किन किन को दिए गए? इन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। नोबेल प्राइज़ चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, मैंने देखा mRNA, कोविड की वैक्सीन बनी थी mRNA बेस, कोविड की जो वैक्सीन बनी थी ना mRNA बेस। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके काम की वजह से, जिनकी रिसर्च की वजह से mRNA बेस वैक्सीन बनना संभव हुआ है, तो इसीलिए उनको जो है चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। कैटालिन कारिको और ड्रू बीजमैन, ये 2 लोग हैं जिनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया। ठीक है, तो मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया है डॉक्टर। डॉक्टर माने चिकित्सा, डॉक्टर कैटामैन, कैटा यहाँ से लिया मैंने और मैन यहाँ से लिया, बीजमैन से। ठीक है ना, तो जहाँ पर कैटा और मैन आ जाए तो वो जो है नोबेल जो है वो चिकित्सा के, किसके लिए? वैक्सीन के लिए, mRNA वैक्सीन के लिए। फिर इसी तरह से फिजिक्स के लिए जो है, फिजिक्स के लिए जो नोबेल दिया गया है, इन लोगों ने जो खोज की है, इन्होंने पकड़ा है लाइट के बहुत ही छोटे छोटे से हिस्सों को, बहुत ही छोटे इम्पल्स के, प्रकाश के बहुत ही छोटे इम्पल्स को इन लोगों ने पकड़ा है, जिसके लिए इनको नोबेल दिया गया। किनको? एनी पियरे के फेरे, 3 लोग हैं ये लोग जो हैं वो 3 लोग हैं। इसमें एक नाम होगा एनी, दूसरा नाम होगा पियरे और तीसरा फेरेंस करके है कोई। ठीक है ना, तो फिजिक्स का नोबेल आप देख लेंगे बहुत शॉर्ट पल्सेस के लिए 3 लोग हैं इसमें, एनी, पियरे और
फेरे, ये तीनों नाम इसमें कहीं छुपे होंगे, वैसे आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। एनी पेरे फेरे, तीनों नाम इसमें छुपे होंगे। केमिस्ट्री का जो नोबेल दिया गया है वो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। 3 लोगों को, तीनों ही यूएसए के हैं ये। इसमें एक एलेक्सी हैं, कोई लुइस है और फिर मोंगी हैं। एलेक्सी लुइस मोंगी आपको याद करना पड़ेगा, एलेक्सी लुइस मोंगी, 3 लोग हैं ये, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलें। साहित्य का नोबेल जो मिला है वो जॉन फोर्से है, नॉर्वे के। साहित्य का नोबेल जॉन फोर्से नॉर्वे के हैं। ये एक ही साथ कई विधाओं के जानकार हैं, नाटककार भी हैं, ये कहानीकार भी हैं, ये उपन्यासकार भी हैं और ये कवि भी हैं, ठीक है। शांति का नोबेल जो है सब ईरान की ऐसी पहली महिला जिसे शांति का नोबेल मिला था वो थी शिरीन आबादी या शिरीन आबदी, ठीक है ना, उनको शांति का नोबेल मिला था। उसके बाद यही नोबेल अवार्ड जो है ईरान की एक महिला नरगिस मोहम्मदी को मिला है, इस समय जेल में है। इसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड मिला है, उसकी बात भी अभी मैं करूँगा। ईरान की है नरगिस मोहम्मदी, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। इनको शिरीन आबादी के बाद ये दूसरी ईरानी महिला हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है वो श्रम क्षेत्र में, श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिसर्च के लिए मिला है। अमेरिका की हैं ये क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्ड माने सोना, लेकिन गरीबों के पास सोना कहाँ होता है ना, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र। भाई सोने का ही तो अर्थशास्त्र है, गोल्डिन अर्थशास्त्र, ठीक है ना, आप याद कर सकते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज डीडी कुन को मिला है, यूएसए के हैं ये, डीडी कुन यूएसए के हैं और इन्होंने एक मिशन चला रखा है जिसका नाम है वाइन्स फॉर माइंस मिशन, वाइन्स फॉर माइंस मिशन, ठीक है ना। अच्छा, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला था 1987 में भारतीय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिला था। अमेरिका में एक पुरस्कार दिया जाता पुलित्जर अवार्ड, यूएसए में ये पत्रकारिता, साहित्य और ड्रामा के क्षेत्र में दिया जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि पुलित्जर अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। पत्रकारिता, साहित्य और ड्रामा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, दो बुकर अवार्ड है, एक बुकर मान बुकर और एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2023 का वो मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। जॉर्जी गोस्पोदिनोव बुल्गारिया के हैं ये और इनकी बुक का नाम है टाइम फेल्टर। टाइम फेल्टर पूछेगा ये, टाइम फेल्टर किसकी बुक है, ठीक है ना। आगे चलें। अच्छा, के बिरला, के भी लिखा है मैंने, के बिरला फाउंडेशन का साहित्य का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है सरस्वती अवार्ड। वर्ष 2023 के लिए ये तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, उनको मिला है। इनकी बुक कौन सी है ये भी देख लेना। 41वां लोकमान्य तिलक अवार्ड महाराष्ट्र में दिया जाता है ये, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ठीक है। आगे चलें, यहीं पे हम चल रहे थे, ये सारा हमने शायद पढ़ लिया है। हाँ, वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बना है, चंडीगढ़ में। वायुसेना विरासत केंद्र बना है चंडीगढ़ में, और वायुसेना का नया झंडा हमने अपनाया वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर 8 अक्टूबर को। अटारी जो है, अटारी आपको पता ही है पाकिस्तान बॉर्डर पे है, और यहाँ पर हमने भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचा झंडा लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तिरंगा झंडा है यहाँ पर 418 फीट ऊंचा, ओके। हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, हमास ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड। ध्यान रखना, हमास ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया था अल-अक्सा फ्लड। फिर इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की उसने इसको नाम दिया ऑपरेशन आयरन सोर्ड, ऑपरेशन आयरन सोर्ड। फिर भारतीयों ने यहाँ से जो अपने इजराइल से अपने लोगों को जो निकाला, उस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। फिर मैंने यहाँ लिखा है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हमने जो निकाला, उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। एक और है ऑपरेशन कावेरी, एक और है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त जो है, तुर्की में जो भूकंप आया, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया, तो हमने तुर्की और सीरिया को जो राहत सामग्री भेजी, उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस समय हालिया अक्टूबर में जो मौद्रिक समीक्षा आई, हमारी मौद्रिक नीति आई, उस हालिया आप 2 चीज़ें बस याद रखना, बाकी याद होना हो। रेपो रेट जो है इस समय 6.5% है और CRR 4.5% है, और ये अपरिवर्तित रही है, अनचेंज रही, इस बार इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रेपो 6.5% और CRR 4.5%। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान जी को मिला है, इससे पिछला आशा पारिक जी को मिला था, याद रखना है ना। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान जी को मिला है। एक होता है गुइलेमो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। गुइलेमो कानो के नाम से पत्रकार थे, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। गुइलेमो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। नीलोफर, तीनों महिलाएं जो हैं ईरान की हैं, नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। देखिए वही नरगिस मोहम्मदी कहाँ हैं, जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला है। तो तीनों जो हैं ईरान की हैं, जिनको मिला है गुइलेमो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड, नीलोफर हमीदी, इलाले मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी।
लता मंगेशकर अवार्ड उनकी स्मृति में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पिछली बार मोदी जी को मिला था, इस बार आशा भोसले को मिला है। ठीक है ना। यूरोपीय संसद का आंद्रे सखारोव अवार्ड मानवाधिकार के लिए दिया जाता है 2023 का महसा अमीनी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है ना, पुलिस ने मार दिया था इनको। समझ आ रही बात? आगे चलें। यहाँ तक सारा निपट गया, ये भी हो गया। इसको मैं अभी बाद में बात करूँगा इसकी, और चंद्रयान 3 की बाद में बात करूँगा। अब बात करते हैं बाघ गणना की। बाघ गणना है ना, आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, है ना, बाघ को बचाने के लिए। उसके 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पूरे होने की याद में हमने जो है चौथी बाघ गणना रिपोर्ट, चौथी के छठी अभी देख लेंगे कितनी थी, चौथी या छठी थी। पहली बाघ गणना जो हुई 2006 में हुई, उसके बाद हर 4-4 साल में होती है। तो 6, 10, फिर कब होगी? 4-4 साल में 6, 10, 14, 18 और फिर ये 22। तो ये 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट थी। ठीक है ना, बाघ गणना रिपोर्ट जो थी ये 5वीं थी, और हर 4-4 साल में बाघों की गणना हमारे यहाँ होती है। पहली बाघ गणना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी। ठीक है साहब। अब 1973 में कितने बाघ थे आप लोग देख लेना, मैंने यहाँ लिखे नहीं है। अच्छा, बाघ गणना जो कराता है वो कराता है वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कराता है। 4-4 साल में होती है। पहली हुई थी 2006 में, और वर्तमान जो बाघ गणना हुई वो 2022 में हुई। 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी रिपोर्ट जो जारी की गई रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई, रामनगर में। ठीक है ना। अच्छा, ये जो बाघ गणना रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, इनके कॉमन जो आंकड़े हैं, यानी कि इस रिपोर्ट को सबसे पहले जो पेश किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर पेश किया था तवस्सुम? इससे पहले कि रामनगर में ही पूरी डिटेल रिपोर्ट पब्लिश होती, उससे पहले मोदी जी ने इसका खुलासा कर दिया था कहीं पर। कहाँ किया था? मोदी जी ने मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, औपचारिक शुरुआत। आह्वान किया कहाँ किया था? जोहान्सबर्ग में विश्व सम्मेलन में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की औपचारिक शुरुआत की थी मोदी जी ने। ये मैसूर विश्वविद्यालय शुरू की थी। तो इस रिपोर्ट का हल्का खाका मोदी जी ने वहीं पर पेश किया था। बाद में इस रिपोर्ट को विधिवत रामनगर में रखा गया 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो कह रही है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत में इस समय जो बाघ हैं वो हैं 3682। ठीक है, इस समय भारत में जो बाघ हैं वो हैं 3682। 2018 में थे ये 2967। अब पिछले 4 साल में हमारे यहाँ 715 बाघ बढ़ गए। बाघों का जो संरक्षण हो रहा है उसके मामले में पहले नंबर पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पर बाघ किसी भी नेशनल पार्क या दुनिया में के किसी भी हिस्से की तुलना में सबसे तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पूरे भारत में 715 बाघ बढ़े हैं 2018 की तुलना में। 2018 में 2967 बाघ थे, इस समय है 3682 बाघ। भारत में दुनिया के 75% बाघ हैं। ठीक है, भारत में दुनिया के 75% बाघ हैं, और सर्वाधिक वृद्धि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में या उत्तराखंड में हुई है। बाघों की जो परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ बढ़े हैं उत्तराखंड में। सर्वाधिक बाघ जो है हमारे यहाँ वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। अगर एक किसी पार्क की बात करें या किसी एरिया की बात करें तो ये शिवालिक और जो गंगा का मैदान है उसमें है। अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ हमारे यहाँ MP में है 785 बाघ। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 560 बाघ है, कर्नाटक में 563, मात्र 3 बाघ ज़्यादा है। उम्मीद है अगले साल हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पहले नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है ना। मध्य प्रदेश जिसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं 785, और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर 560 बाघ हैं यहाँ पर। ठीक है ना। हल्द्वानी में, भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हल्द्वानी में वन्य जीवों के लिए अलग से अस्पताल बन रहा है। वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल हल्द्वानी में बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसकी बात हो गई है, इसकी भी बात हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर चलते हैं। मलखंभ, ये खेल है जो राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किया गया। पिछले राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंभ जो खेल है वो शामिल किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किस बजट में की थी, और इसको विधिवत शुरुआत मोदी जी ने कब वो कहाँ की, इसको आप लोग देख लेना। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टेनिस के आप देखें, लॉन टेनिस के चारों जो हैं 2023 के चारों इवेंट जो हैं ग्रैंड स्लैम, आपको पता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, और सबसे लास्ट में अमेरिकी ओपन होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर अमेरिकी ओपन। अब इसमें किसने किसको जीता, तो मैंने इसका एक सीक्वेंस बना रखा मेल में। नोनो कानो, नोवाक जोकोविच, फिर नोवाक जोकोविच, और फिर क्या है, कहाँ से मैं भूल रहा हूँ इस समय, क्या है कहाँ से, कार्लोस
कार्लोस अल्कारेज और फिर नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कारेज और फिर नोवाक जोकोविच। इसमें जोकोविच जो है वो सर्बिया का है और कार्लोस अल्कारेज जो है वो स्पेन का है। ठीक है ना, तो इन्होंने जीते हैं पुरुष सिंगल, समझ गए, दोनों कानों, नोवाक जोकोविच ऐसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, महिलाओं में इनका मुझे फार्मूला कुछ बना नहीं, सब अलग ही अलग हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आर्यना सवालेंका, फ्रेंच ओपन इगा स्वीटाटेक, फिर विंबलडन मार्केटा और लास्ट में अमेरिकी ओपन कोको गफ। ओके, आगे चलें। एशियाड गेम की बात करें हम, 19वें एशियाड गेम्स जो हैं इसमें कुल 40 खेल शामिल किए गए। 19वें एशियाई खेल जो हांगझू में हुए चीन में, इसमें कुल 40 खेल शामिल किए गए। 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक चले। इसमें भारत का स्थान इसमें चौथा रहा इस बार, अविश्वसनीय, बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा। कुल 107 पदक हमने जीते, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। चीन का स्थान इसमें पहला था, इसने कुल 383 पदक जीते हैं, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, दूसरे नंबर पर जापान था, तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान जो था चौथा था। और 5वें नंबर पता कौन था, याद है आपको, उज्बेकिस्तान। 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान था। फिर मैंने लिखा है तियांगनान, ये जो था इन खेलों का लोगो कह सकते हैं आप, मैस्कट, लोगो नहीं मैस्कट, शुभंकर। तियांगयान, ये तीन को मिला करके बना है तियांगनान, द मेमोरी ऑफ कॉन्ग लियान और चेन। तियांगनान, द मेमोरी ऑफ कॉन्ग लियान और चेन। ये इन खेलों का मैस्कट या शुभंकर था। ठीक है, इन खेलों का मोटो या आदर्श वाक्य जो था वो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। और इसमें एक चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश के जो वुशु खिलाड़ी थे उन्हें चीन ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थे वो थे लवलीना बोरगोहेन, असम की महिला फुटबॉलर हैं ये, और हरमनप्रीत सिंह, ना के कौर, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान। ठीक है, और समापन समारोह में इसमें जो ध्वजवाहक थे वो थे PR श्रीजेश, है ना, हॉकी के गोलकीपर हैं ये। अच्छा, आगामी खेल इवेंट जो होनी है, 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया में हो गया। 2027 का वर्ल्ड कप क्रिकेट जो होगा वो 3 देशों में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। और इसी तरह से 2031 का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट होगा वो फिर से भारत लौट के आएगा, इंडिया और बांग्लादेश में। T20 वर्ल्ड कप 2022 का गुजर चुका, अब 2024 का होना अगले साल। T20 वर्ल्ड कप 2024 ये US से वेस्ट इंडीज़ में होना है। क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी बहुत समय बाद ये हो रही है, 2025 में होगी पाकिस्तान में, और यही चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल बाद 2029 में फिर से आएगी लौट के भारत में। अगला फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो 2026 में होना है, 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और USA में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में होंगे। आगामी ओलंपिक 2024 में फ्रांस में पेरिस में होंगे। इसके अलावा ये क्या लिखा होगा मैंने, हाँ, जो एशियन गेम हैं 2023 के हांगझू में हो गए हैं, और अगले एक्चुअली ये 2023 में हुए हैं, लेकिन इनका जो क्रम था वो 2022 का था, कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, हर 4 साल बाद होने। तो अब एशियन गेम्स जो होंगे वो 2026 में होंगे, अगले जापान के 2 शहरों आइची और नगोया में। दक्षिण एशियाई खेल जो होंगे 2024 में पाकिस्तान में होंगे, और 2026 में बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में। ठीक है, अच्छा, एशियन गेम्स जो अभी हो चुके हैं, 19वें एशियन गेम्स, इसमें भारत में किसी एक इवेंट की बात करें तो निशानेबाजी में हमने सबसे ज़्यादा 7 गोल्ड जीते निशानेबाजी में। और अगर कुल पदकों की बात करें तो हमने एथलेटिक्स में कुल 27 पदक जीते, जैसे कि इसमें सुरेखा देवताले और सुरेखा देवताले, अभी बताता हूँ मैंने क्या लिखा होगा ये सुरेखा देवताले। अच्छा, क्रिकेट में हमने मेल और फीमेल दोनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। T20 क्रिकेट शामिल किया गया था, आपको पता होगा। तो और क्रिकेट में हमारी जो एशियाड गेम्स में जो हमारी क्रिकेट टीम गई थी उसके कप्तान कौन थे, हैं, ऋतुराज गायकवाड़, उसके कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। ओके, बांग्लादेश को हरा करके हमने गोल्ड मेडल जीता, यानी कि उसका सिल्वर मेडल बांग्लादेश ने जीता। हॉकी हमने क्रिकेट के मेल और फीमेल दोनों के गोल्ड जीते। इसके अलावा हमने हॉकी जो पुरुषों की हॉकी उसका गोल्ड जीता, पुरुषों की स्क्वैश का गोल्ड जीता। इसके अलावा एक है सिफ्त कौर सामरा, इन्होंने गोल्ड जीता। पलक गुलिया ने गोल्ड जीता। चिराग सेन और सात्विक साईराज, है ना, चिराग शेट्टी और
सात्विक साईराज, इन दोनों ने मिलकर के बैडमिंटन युगल का गोल्ड मेडल जीता है। 4x400 पुरुष रिले रेस का हमने गोल्ड जीता। इसके अलावा अन्नू कुमारी हैं जिन्होंने, महिलाएं हैं, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता। तेजिंदर तूर ने गोला फेंक, जैसे आप शॉट पुट कहते हैं, तेजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। पारुल ने 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। अविनाश सावले ने स्टीपल चेज में गोल्ड जीता। ठीक है, आगे चलें। प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार फ्रांस की यात्रा पर गए, वहाँ का जो नेशनल डे होता बास्टिल डे परेड, वहाँ पर वो मुख्य अतिथि थे। वहाँ के नेशनल डे परेड की में वो मुख्य अतिथि थे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च अवार्ड, जिसके नाम के साथ जुड़ा है, पूरा नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लोगेहू, तो लोगेहू आप याद कर लेना, वो कहाँ का मिला है, पापुआ न्यू गिनी का। इसके अलावा फ्रांस ने भी इन्हें अपना सर्वोच्च अवार्ड दिया, जिसको लास्ट में जुड़ा है लीजेंडरी ऑनर। ठीक है ना, तो फ्रांस ने भी इन्हें अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया और पापुआ न्यू गिनी ने भी इन्हें अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया। आर प्रज्ञानंदा शतरंज खिलाड़ी हैं। ये बाकू अजरबैजान का शहर हुआ, बाकू में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ये उप विजेता रहे। नीरज चोपड़ा, आपको पता है ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। हंगरी में बुडापेस्ट में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। तो विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड, इंडिया को गोल्ड देने वाले, विश्व चैंपियनशिप में इंडिया के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक की बात नहीं कर रहा मैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड जीतने वाले, इस तरह से नीरज चोपड़ा पहले एथलीट बने। इसके अलावा सेना में इनको कौन सा पद मिला हुआ है, नायब सूबेदार का। अमेरिका का एक शहर है यूजीन, वहाँ पर यूजीन डायमंड लीग के नाम से भाला फेंक प्रतियोगिता हुई, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे चलें, ये भी हो गया। अच्छा, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता विति दसन ने और महिलाओं का खिताब जीता है कैरोलिना मॉरल ने। और इसी इवेंट में भारत के लिए कांसा जीता एच.एस. प्रणय ने। बैडमिंटन की फेमस इवेंट है सुदीरमन कप, ये जीता चीन ने, सुदीरमन कप चीन ने जीता। ठीक है, ये हो गया सारा ना, ये सारा हो गया, ये रह गया। इस बार जो ईरानी ट्रॉफी, घरेलू क्रिकेट में घरेलू क्रिकेट की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो है ईरानी ट्रॉफी। ये जो मुकाबला होता है शेष भारत और रणजी विजेता के बीच में होता है। इस बार शेष भारत ने जीती है हनुमा विहारी की कप्तानी में, ईरानी ट्रॉफी हनुमा विहारी की कप्तानी में जीती है। अच्छा, पिछला एशिया कप जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में हुआ, वो जीता भारत ने। भारत 8वीं बार एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना है, किसको हरा करके, श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, चौथे पैरा दिव्यांग लोगों के जिसे कहते हैं पैरा गेम्स, तो चौथे पैरा एशियाड गेम्स जो हमारे परंपरागत एशियाड गेम्स थे उसके तुरंत बाद हुए वहीं हांगझोऊ में, और इसमें पहले नंबर पर चीन रहा, दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर इंडिया रहा। ठीक है ना, तीसरे नंबर इसमें कौन रहा, इंडिया। भारत ने इसमें 29 गोल्ड सहित कुल 111 पदक जीते, और इन खेलों में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा मेडल जो जीते वो शीतल कुमारी ने जीते, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, कुल 3 पदक। ये इनके हाथ नहीं हैं और ये पैरों से निशानेबाजी करती हैं, तीरंदाजी करती हैं पैरों से। भारत ने जो एशिया कप जीता है वो 8वीं बार जीता है। इस एशिया कप में जो एशिया कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला वो मोहम्मद सिराज को मिला, और इस पूरे के पूरे एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड मिला वो कुलदीप यादव को मिला। इस टूर्नामेंट में, एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो शुभमान गिल ने बनाए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप निपटा है, इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए विराट कोहली ने बनाए। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो चुना गया वो विराट कोहली को चुना गया, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेड को फाइनल मैच का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया था। आगे चलें, नितिन मेनन क्रिकेट एम्पायर हैं और इस वर्ल्ड कप में एकमात्र भारतीय अंपायर थे नितिन मेनन। आईसीसी के एलीट पैनल में इस समय शामिल एकमात्र भारतीय अंपायर हैं नितिन मेनन। मुमताज़ खान, ये उभरती हुई हॉकी प्लेयर हैं, इन्हें हॉकी महासंघ ने उभरती हुई हॉकी प्लेयर का अवार्ड दिया है, लखनऊ की हैं ये। सिंधु रेड्डी फ्रांस क्या है, देखिए मोदी जी गए थे ना वास्तिल देव परेड में, तो उस वास्तिल देव परेड में भारतीय सेना भी गई थी, तो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भी गई थी। तो भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था एक महिला है, ये सिंधु रेड्डी ने किया था।
विमल पटेल, जो संसद भवन है हमारा नया, उसके डिज़ाइनर या उसके आर्किटेक्चर जो हैं वो विमल पटेल हैं। इसमें हमारे संसद भवन का जो लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो मोर के आकार का है और राज्यसभा का जो डिज़ाइन है वो कमल के आकार का है। इसके प्रांगण में बरगद का पेड़ भी लगाया गया है। अधिनम संत आपको पता ही होगा, तमिलनाडु के अधिनम संत थे जिन्होंने सेंगोल की रस्म आकर के निभाई थी उद्घाटन के समय में। और ये जो सेंगोल है माउंट एवरेस्ट ने प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपा था, आपको याद ही होगा, और पिछले 75 साल से इलाहाबाद में ये म्यूजियम में संरक्षित था। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी और वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन बने हैं भारतीय मूल के अमरीकी अजय बांगा। एशियाड में क्रिकेट के बारे में मैंने आपको बात बहुत हो चुकी है, लेकिन एशियाई खेलों में क्रिकेट T20 क्रिकेट में कुछ नए रिकॉर्ड बने। जैसे दीपेंद्र एरी ने सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया, मात्र 9 गेंदों में 50 रन इन्होंने बनाए। और किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, नेपाल ने 314 रन बनाए। नेपाल के ही खिलाड़ी थे, दीपेंद्र एरी भी नेपाल के हैं, कुशल मल्ला ये भी नेपाल के हैं, और इन्होंने इसी मैच में 100 रन बनाए थे। 34 गेंद में 100 रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये सारे रिकॉर्ड जो थे मंगोलिया के खिलाफ बने थे। मंगोलिया जो है अभी बिल्कुल नई टीम है क्रिकेट में, उसके खिलाफ बने थे। अब अर्जुन मेघवाल मैंने यहाँ क्यों लिखा होगा मैं खुद भूल गया हूँ, आप लोग देख लेना। और एर्दोगन, रेसेप तैयब एर्दोगन जो हैं वो तुर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अरिंदम बागची यूएनओ के जेनेवा स्थित ऑफिस में भारतीय राजदूत बने हैं। यूएनओ के न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन नहीं, यूएनओ के जेनेवा स्थित ऑफिस में भारतीय राजदूत बने हैं अरविंद बागची। बिशन सिंह बेदी एक्स क्रिकेटर थे, इन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लिए और ये जो कि उस समय भारत की ओर से रिकॉर्ड था। स्पिनर थे। 23 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं वो यूपी में हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, इन 4 शहरों में। इसका शुभंकर था जीतू जो कि एक बारहसिंगा था। जीतू जो था इसका शुभंकर था जो कि एक बारहसिंगा था। पिछली बार जो आईपीएल हुआ वो 16वां आईपीएल था। इसमें महेंद्र सिंह धोनी की जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस है ना, जीटी है ना, गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता था। इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने की ऑरेंज ट्रॉफी गिल को मिली और सबसे ज़्यादा विकेट लेने की पर्पल कैप, ट्रॉफी नहीं कैप, पर्पल कैप जो मिली वो मोहम्मद शमी को मिली। पहला आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था शेन वार्न की कप्तानी में। अब तो ख़त्म हो गए बेचारे। कामी रीता शेरपा, ये शेरपा गाइड हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा 28 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने का रिकॉर्ड बनाया है। और लेहाम्पा शेरपा ये भी नेपाल की हैं। ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 10 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने का रिकॉर्ड बनाया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले 1996 में बना। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है। इसने भी ओशियाना की ओर से T20 क्रिकेट 2024 का जो T20 क्रिकेट है उसके लिए क्वालिफाई किया है। नू हरियाणा का शहर है जो विगत दिनों दंगे के लिए कुख्यात रहा था। 30 जुलाई को इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। एक साथ सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। लाल डायरी प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा इस बार इलेक्शंस में। मध्य प्रदेश से संबंधित था ये लाल डायरी प्रकरण, रिश्वतखोरी का मामला। अब सच है झूठ है जो भी वो जाने। अब मणिपुर में दो जातियों के बीच संघर्ष हो गया जिसमें जनजाति कुकी और मैती, वहाँ पर बहुसंख्यक कुकी जनजाति और दूसरी जो गैर जनजाति जाति है मैती। आपसे सवाल पूछेगा यहाँ पर हिंसा सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन था? चुराचांदपुर जिला, और जो जाति जो है वो मिजोरम में है। ठीक है। एरावत क्या है, याद आ रहा है? एरावत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर में 10वें नंबर पर आया है। सीडेक पुणे में स्थापित है ये। संविधान सदन, पुराने संसद भवन को नाम दे दिया गया है नाविक 2G, मैंने अभी आपको बताया था NVS 01 नाम है इसका। इसके अलावा चंद्रयान 2 के बारे में मैं अभी, चंद्रयान 2 नहीं, चंद्रयान 3 के बारे में अभी आपसे मैं बहुत सी बातें करूंगा थोड़ी देर रुक के। ठीक है। तो अब मैं इस सबको इरेज कर दूंगा, इस सबको मिटा दूंगा और यहीं पर मैं एक दूसरा लेसन प्लान तैयार करूंगा करंट अफेयर्स का ही, उसको फिर हम और देखेंगे। थैंक यू। क्या हो गया? रिकॉर्ड नहीं हुई? अरे रिकॉर्ड नहीं हुई? पता नहीं कितनी हो गई। कहाँ पे जाके? ये तो कुछ करना पड़ेगा। 1 मिनट निकाल के दे।
क्या दे रहा है? लो स्टोरेज, फ़ोन में भी शट डाउन। ओके ओके, कर दो, ओके करके सेव कर। सेव से भी है ये।